हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? सब सारे बढ़िया। चलो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जो कि 9th क्लास के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, बहुत सारी जानकारियाँ तुम्हें मिलेंगी दुनिया के बारे में भी और भारत के बारे में भी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करते नहीं है, आदत नहीं है हमारी, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, है ना। इसमें हमें क्या पढ़ना है? देखो, सबसे पहले तो समझो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून चाहिए ना जी। नियम कानून नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा? एक स्कूल अगर आप चला रहे हो, ऑफिस चला रहे हो, तो हर ऑफिस के अपने कुछ रूल्स होते हैं। आप ट्यूशन जाते हो, कोचिंग के कुछ रूल्स होंगे, है ना। तो एक देश को चलाना है, इतनी बड़ी चीज को चलाना है, तो रूल्स तो रेगुलेशन होनी चाहिए। तो उन सारे रूल्स को एक जगह लिख दिया गया और जहाँ पे लिखा गया उसी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वो सारे नियम कानून जिस पर एक पूरी कंट्री चलती है, उस सारे नियम कानूनों को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, it is the supreme law that determines the relationship among the people living in a territory and also the relationship between the people and the government। ये हर वो चीज डिसाइड करता है जो कि जरूरी है एक कंट्री के सिटीजन के लिए। ठीक है, दो लोग अगर आपस में रह रहे हैं तो वो किस तरीके से रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें। लोगों और गवर्नमेंट के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए, लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सबके जो नियम कानून है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। ठीक है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द पीपल। ठीक है, ये लोगों के बीच में एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है। ठीक है, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन का मतलब भरोसा बना कर रखता है ये लोगों के बीच। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो सबको पता है कि कोई अपने मन का करेगा नहीं, है ना। अब मेरा मन करे कि मैं रात को 12 बजे अपने छत पे जाके डीपी चला, तो मैं चला सकता हूँ? नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की किसी एक नियम का उल्लंघन कर, तो मुझे सजा मिल सकती है। इसीलिए ट्रस्ट बना रहता है लोगों के बीच में कि कुछ नहीं होगा और हम एक कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। इट स्पेसिफाइज पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ इट शुड फंक्शन। गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो भी स्पेसिफाई करता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर गवर्नमेंट में है तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसकी पावर्स को स्पेसिफाई करता है और गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना चाहिए ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। ठीक है, हाउ डू व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंटेन करके रखता है ट्रस्ट अमंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब इंडिया में भांति भांति किस्म के लोग, है ना, अलग अलग तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रेस के लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इंडिया के लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये सारे लोग एक साथ रह सके इसके लिए कुछ नियम कानून का होना जरूरी है और उनका उन नियम कानून को फॉलो करना जरूरी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ताकि ये सारे लोग आराम से रहें, किसी के साथ भी कोई गलत ना हो। ठीक है, नहीं तो जनरली क्या होता है कि मेजोरिटी होती है, माइनॉरिटी को डोमिनेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, वो बोलते हैं हम तो मेजोरिटी में, हम पावर में, हम कुछ भी करें। तो ऐसा वो नहीं कर सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको रोकते हैं ये सारी चीजें। इट इज नेसेसरी टू लिमिट द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब एक इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है कि अगर आपने गवर्नमेंट चुनी और वो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी किए जा रही है तो आपके लिए तो नुकसान है ना, गलत है। इसीलिए गवर्नमेंट की पावर भी लिमिटेड होनी चाहिए और उन लिमिटेड पावर्स को, उनकी पावर्स को लिमिट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिससे कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके। ठीक है, और ये जो रूल्स हैं ये सेफ गार्ड करते हैं द राइट्स ऑफ द पीपल। हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स दिए हैं और वो राइट्स ये सेफ गार्ड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखता है कि हमारे राइट्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, अपार्थीड क्या होता है? अपार्थीड तुम्हें समझना पड़ेगा सबसे पहले। अपार्थीड क्या होता है? अपार्थीड का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेसिज्म जानते हो ना जी? रेसिज्म, रेसिज्म का मतलब कि कलर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है, मतलब जो ब्लैक पीपल हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करना, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में खूब होता है। अभी यूएसए में भी एक प्रोटेस्ट चला था ना, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो उसमें यही तो किया गया था कि ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा किया जाता है। इसी सिस्टम को अपार्टेड सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये सिस्टम है अकॉर्डिंग टू विच पीपल डिस्क्रिमिनेट
डिस्क्रिमिनेट विद द ब्लैक पीपल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, ठीक है, जो कि नेटिव पीपल होते हैं साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल होते हैं ना, ब्लैक पीपल, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो इनको इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, इस सिस्टम को अपार्टमेंट सिस्टम कहा जाता है। और हमारे हमारे हिस्ट्री में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। भारत में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में सिर्फ सांवले हैं, काले हैं, गोरे हैं, सब मिले जुले भारतीय के लोग हैं। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे गोरे लोग ज्यादा हैं, ब्लैक की माइनॉरिटी है, और वो उनको पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है स्टार्टिंग से, ठीक है, 17th सेंचुरी से। The system was particularly oppressive for the black। ये उनके लिए बहुत अप्रेसिव था, उन्हें सेग्रीगेट कर दिया जाता था। उनके लिए अलग ट्रेन होते थे, अलग बसेस होती थी, पार्क होते थे, टॉयलेट, इवन जो चर्चेज थे ना वो भी उनके लिए अलग बनाए गए थे। 1950 में जो नॉन वाइट थे, यानी कि जो ब्लैक पीपल थे, उन्होंने फाइट करा था अगेंस्ट अपार्टमेंट, मतलब वो चाहते थे अपार्टमेंट खत्म हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उन लोगों ने मिलकर कुछ पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ताकि अपार्टमेंट सिस्टम को खत्म किया जाए, ठीक है। जो सेंसिटिव राइट्स, मतलब जो समझदार राइट्स थे ना, जो ये जानते थे कि ब्लैक लोगों के साथ गलत हो रहा है, उन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, वो रेसिस्ट थी, वो रेसिस्टेंस को सपोर्ट करती थी, और थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक पीपल को उसने मरवा दिया था, क्योंकि वो अपोज करते थे, वो अपार्टमेंट को खत्म करना चाहते थे। लेकिन गवर्नमेंट को रेसिस्ट थी, उसे रेसिज्म करना था। रेसिज्म का मतलब ये होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है। अपार्टमेंट सिस्टम समझ में आ गया। देखो, कॉशन बिवेयर ऑफ नेटिव, नेटिव मतलब जो पुरानी से हमारे नेटिव कौन है, आदिवासी सारे हमारे नेटिव हैं। वैसे ही अफ्रीका के नेटिव कौन थे, ब्लैक पीपल, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से चलता रहता है, ठीक है। यूरोपियन हॉस्पिटल अलग थे, नॉन यूरोपियन हॉस्पिटल अलग थे, ठीक है, मतलब वाइट्स के लिए अलग, ब्लैक्स के लिए अलग। ये अपार्टमेंट के कुछ एग्जाम्पल। अब ये नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ने ब्लैक लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ। 2013 में उनकी डेथ हो गई थी। ये गांधी जी के भी बहुत अच्छे मित्र थे, और इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी दे दी अपार्टमेंट को खत्म करने के लिए। तुम बिलीव नहीं करोगे, नेल्सन मंडेला ने 34 साल जेल में गुजारे। 34 साल क्या होता है, 34 ईयर्स जेल में रहने के बाद ये जेल से बाहर आए और वापस अपने मुद्दे पे अड़े रहे, और अपार्टमेंट सिस्टम को खत्म करवाया, और प्रेसिडेंट भी बने हुए। तो कितने पावरफुल और कितने इंस्पिरेशनल आदमी हैं ये। 34 साल जेल में रहने के बाद भी इनका मन नहीं बदला, ठीक है, और अपार्टमेंट के खिलाफ लड़ते रहे। अपार्टमेंट के कारण लड़ने के कारण इन्हें जेल हुई थी, और निकलते ही जेल से वापस इसके खिलाफ लड़ने लगे, ठीक है। एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्टमेंट इंक्रीजेज, जैसे अपार्टमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, गवर्नमेंट ने रियलाइज करा कि अब वो ब्लैक्स को ज्यादा टाइम तक दबा के नहीं रख सकते, तो उन्हें नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने पॉलिसीज में कुछ चेंज कर दिए, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जितने भी थे उन्हें रिपील कर दिया, मतलब वापस ले लिया। पॉलिटिकल पार्टीज लगाने पे जो बैन था वो हटा दिया गया। नेल्सन मंडेला जो थे, जो कि ब्लैक्स के लीडर थे, उन्हें जेल से छोड़ दिया गया 28 ईयर तक इन प्रिजन में। 28 ईयर से एक साथ थे, 6 साल पहले भी रह चुके हैं। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका मल्टीरेशियल गवर्नमेंट। इस दिन को अब मल्टीरेशियल गवर्नमेंट में भी व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उसमें सिर्फ व्हाइट पीपल ही थे। हेलो।
उसमें अभी आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देता हूँ, आपको बताते हैं। ठीक है, तो जो ब्लैक्स ने उन्हें फॉरगिव कर दिया वाइट को, है ना, और जो भी उन्होंने एट्रोसिटी मतलब गलत काम करे थे वो भी सब उन्होंने माफ कर दिया, और फिर मिलजुल के उन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाने लगे। ठीक है, जहाँ पे डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट किया गया, सोशल जस्टिस को, ह्यूमन राइट्स को, इन सबको वापस से गवर्नमेंट में लाया गया, क्योंकि इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी ना वो सिर्फ वाइट से बनी हुई थी, सारे रेसिस्ट थे। अब देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। जो ब्रिटिशर्स है ना वो भारत को छोड़ के करके चली गई थी, है ना, तो भारत को छोड़ करके चली गई तो भारत अकेला सा पड़ गया था। अकेला सा पड़ जाने के कारण मतलब उसको इतनी नॉलेज नहीं थी कि कंट्री को कैसे चलाना है, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश चला रहे थे और कंट्री छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थी, पूरी कंट्री जैसा बोल के कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स चले गए थे ना, तो इंडिया के लीडर्स थे, आईएनसी के मेंबर्स थे, उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने। तो करीब 3 साल का समय लग गया था उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और वो भी बहुत मुश्किलों से बना था। ठीक है, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट इजी। इंडिया जितनी डाइवर्स है ना उतनी कोई कंट्री नहीं है। जितने तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं ना उतने वहाँ पे नहीं रहते। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। उनके जो पार्टीशन, इंडिया का पार्टीशन भी हो गया था, तुम्हें पता हो तो, है ना, जो हिंदूज थे वो अलग हो गए थे, मुस्लिम अलग हो गए थे। तो जिसके बाद भी इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको बहुत बुद्धि आई कि हमें एक ऐसी कंट्री बनानी है जिसके और टुकड़े ना हो सके। तो ये सोचकर अभी कंट्री बनाई गई। सारे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जितने भी राज्य थे ना उनको एक जगह कंबाइन किया गया। आज़ादी से पहले सरदार वल्लभ कांग्रेस ने बोला था कि एक बार हम ब्रिटिशर से आज़ाद हो जाए उसके बाद सब जिस स्टेट में अपने अपने स्टेट में रूल करते रहे। ठीक है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, खूब खून खराबा हुआ, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम और खून खराबा नहीं कर सकते, अब हम और पार्टीशन नहीं कर सकते, तो अब हमें एकजुट होना पड़ेगा। सारे राज्य एक साथ मिल गए और फिर भारत बना, इंडिया बना। ठीक है, तो अपनी बात से पलट गए थे। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अनलाइक साउथ अफ्रीका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड consequences during the freedom struggle. ठीक है, itself about what a democratic India should look like. अब इंडिया को डेमोक्रेटिक तो बनाना था ये पता था, लेकिन किस तरीके की डेमोक्रेसी होनी चाहिए ये नहीं पता था। 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडिया के लिए, छोटा सा ही कॉन्स्टिट्यूशन था, बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है, और कराची सेशन में उसको पेश भी किया था और लोगों को पसंद भी आया था कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो इस तरीके का कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बहुत सारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे उस टाइम पे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट करा। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हमने अलग अलग कंट्री से सीखी, हमने कुछ चीज़ें आयरलैंड से सीखी है, कुछ चीज़ें हमने ब्रिटिश से सीखी है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से सीखी है, कुछ फ्रांस से सीखी है। अलग अलग कंट्री से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर के हमने हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार करा है। ठीक है, years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit। मतलब बहुत सालों में करीब 3 साल लग गए थे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो इसका फायदा भी मिला कि हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए जिसकी जो कि सक्सेसफुल हुई। अभी तक हमारी कंट्री बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन जो रशियन वाले उससे इंस्पायर हुए थे, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ऐड करी थी उन रिवोल्यूशन के बाद। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। इसमें की टोटल 299 मेंबर्स थे। ठीक है, और इसलिए 299 मेंबर्स इंडिया के ही थे। ठीक है, जिसमें ज्यादातर मेंबर्स जो थे वो कांग्रेस के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, और इनके जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो गया था। लेकिन अडॉप्ट कब किया गया इसको? 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। क्यों किया गया जानते हो? क्योंकि 26 जनवरी को ही 1930 में आईएनसी ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। कांग्रेस ने बोला था कि हमें पूरी आजादी चाहिए। तो इस डेट को यादगार बनाने के लिए, 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 से अडॉप्ट किया गया, बन तो वो 26 नवंबर को ही था।
ठीक है। The assembly, the drafting committee chaired by Dr. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. अब ड्राफ्टिंग क्या होती है देखिए, जैसे मान लो कि किसी ने बुक लिखी है, तो सिर्फ बुक लिखना काफी नहीं होता है बेटा, उसको ड्राफ्ट भी करना पड़ता है। पहले कौन सा चैप्टर होगा, फिर कौन सा चैप्टर होगा, ठीक है। ये उसको उसमें कितने सेक्शंस होने चाहिए, कितने आर्टिकल्स होने चाहिए, वो सारी चीजें जो ड्राफ्ट करनी थी ना, वो करा था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसके हेड थे डॉक्टर अम्बेडकर। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो असेंबली थी वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा, वो 64 ईयर तो बहुत पहले की है, अभी करीब 70 साल से भी ज्यादा होगा। और इतने सालों तक किसी ने भी अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे उंगली नहीं उठाई है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गलत है या इसमें ये चीजें चेंज होनी चाहिए। थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, लेकिन मेजरली जो चीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो सही है और बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है। अगर हम इंडिया के प्रियम्बल की बात करें, प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है वो हमें प्रियम्बल बता देता है, ठीक है। प्रियम्बल में जो सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं सबका मतलब पता होना चाहिए, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सारी चीजों का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ, चैप्टर में और इससे ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार इन सारे वर्ड्स का मतलब समझ लो, जो कि बहुत जरूरी है। इन सारे वर्ड्स का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। सोवरन का मतलब क्या होता है? क्या होता है सोवरन का मतलब? हाँ, सोवरन कंट्री का मतलब है कि बाहर की कोई भी कंट्री आप पे आपके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब हम आजाद है, तो हम क्यों किसी कंट्री को अलाउ करेंगे कि वो आए हमारी कंट्री में और हमारे कंट्री के डिसीजन को इफेक्ट करे? तो एक ऐसी कंट्री जिसमें कि बाहर की किसी भी कंट्री का कोई दबाव ना हो, उस कंट्री को सोवरन कंट्री कहा जाता है। क्योंकि भारत आजाद हुआ था तो ऐसे ही था, बाहर की किसी कंट्री का कोई दबाव नहीं था, ठीक है। अब ऐसा कब हो सकता है? अगर हमने किसी कंट्री से ढेर सारा कर्जा ले लिया, उधार ले लिया, तो फिर हो सकता है वो कंट्री हमारे डिसीजन में इंटरफेयर करे। उस केस में हमारी कंट्री जो है सोवरन नहीं रह पाएगी, ठीक है। अभी सोवरन सोशलिस्ट कंट्री कौन सी होती है? सोशलिस्ट कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ की सोसाइटी में किसी तरीके का कोई डिवीजन नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सब बराबर है, उनकी कास्ट क्या है, उनकी क्लास क्या है, उनका कलर क्या है, उनका सेक्स क्या है, किसी भी चीज पे डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं हो रहा, इसका मतलब कि जो कंट्री है वो सोशलिस्ट है, ठीक है। सेक्युलर कंट्री क्या होती है? सेक्युलर कंट्री कैसी कंट्री होती है जहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, जहाँ पे सरकार आप पे कोई भी धर्म थोप नहीं सकती, आपको ये नहीं कह सकती कि आपको यही धर्म फॉलो करना पड़ेगा तभी हमारी कंट्री में रहे। इंडिया में हर धर्मों को बराबर इज्जत दी जाती है, बराबर सम्मान दिया जाता है, हर धर्मों के फेस्टिवल पे छुट्टी की जाती है, हर धर्म के लोगों को बोला जाता है आप अपना फेस्टिवल मनाओ जितने अच्छे से मनाओ। तो इस टाइप की कंट्री को सेक्युलर कंट्री कहा जाता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं उनको इलेक्ट किए जाते हैं लोगों द्वारा, ठीक है। जहाँ पे लोग रूल करे, जहाँ पे कोई मोनार्की ना हो, कोई डिक्टेटरशिप ना हो, जहाँ पे वहीं के लोग रूल कर रहे हो, इलेक्शन हो रहे हो, उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कहा जाता है। और रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भी रूलर है वो हमने इलेक्ट करा है, वो किसी राजा का बेटा नहीं है या कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ठीक है। ऐसी कंट्रीज को रिपब्लिक कंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। जस्टिस का मतलब तुम्हें पता है? लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। फ्रीडम और लिबर्टी में डिफरेंस है। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम कुछ भी करो, किसी के सर पे मार दो, किसी को रात को 2 बजे तुम डीजे चलाओ अपने घर में, ऐसा नहीं है ना। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, लेकिन लिबर्टी का मतलब होता है अपने लिमिटेशंस में रह करके आजादी, ठीक है। आप आजाद हो, कुछ भी करो, लेकिन दूसरे के राइट्स को आप हार्म नहीं कर सकते। इक्वालिटी का मतलब सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लॉ की नजर में सब बराबर हुए। तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। ये सारी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसपे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी देता है। ये राइट्स की मदद से हम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, हमें किसी से डर के रहने की जरूरत नहीं है। वो कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पे लोगों के राइट्स भी नहीं है, जिसके कारण उन्हें हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। गवर्नमेंट से डर के रहना पड़ता है, बाकी लोगों से दब के रहना पड़ता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतने राइट्स दे रखे हैं कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम हमारे राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर था, इतनी ही चीजें थी, तो बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ोगे तो, लेकिन अगर शॉर्ट में रिवीजन करना है तो इससे बढ़िया रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, कमेंट भी कर देना।